हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास रीड फॉर जॉब बाय एसके मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दे रहे हैं 20 दिसंबर ऑनलाइन पेपर हुआ था। 21-22 का पेपर है, 20 दिसंबर का 2022 का। ओके, और यहाँ पर पार्ट बाय पार्ट वीडियो देते हैं पूरे डिस्कस के साथ। तो आप लोग को अच्छा लगा हो, अगर डिस्कसेज यहाँ पर आप लोग को समझ में आए, उसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, आप लोग यहाँ पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 30 नंबर क्वेश्चन है। तो बताया है कि पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करते हैं, जहां पर वह लड़की के ब्लॉक को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिलता है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं, खासकर गणित की काम करना का सामना करने में असमर्थ है। यह स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे असमर्थ है तो अध्यापक क्या करेंगे? पारो को कहना चाहिए कि उसके पढ़ने की क्षमता नहीं है, ये नेगेटिव है। पारो की परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव वेतन डालना चाहिए, नहीं इसको अलग थलग या दोहराव नहीं कराना चाहिए, सब नेगेटिव हो जाएगा। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन करना चाहिए। यही हमारा पॉजिटिव और सही आंसर हो जाएगा। ओके, कि पारो घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल के सीखे ज्ञान से पृथक रखने नहीं, जब भी पृथक कर देगा तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसलिए घर के ज्ञान को मतलब पूर्व ज्ञान को जोड़कर नए ज्ञान को दिया जाता है। तो इस तरह से आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आंसर चूज कर लेंगे। ओके, और नेगेटिव पॉजिटिव आप लोग देखते चलेंगे, इस तरह से भी आप लोग को प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगा। ध्वनि, लय और शब्द के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? ध्वनि लय जो है क्या किससे होता है? तो अंतर व्यक्ति होता है, अंतरा व्यक्ति होता है, या फिर भाषिक होता है, या स्थानिक होता है। यहाँ पर ध्वनि लय किससे आता है? तो हम भाषण करेंगे, भाषा देंगे, अपने लय सुर ताल अपने मौखिक भाषा द्वारा ही संभव हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिगम उपयुक्त रहेगी? सबसे अच्छा आकलन किससे होता है? तो सहयोगी प्रायोगिक कार्य, या फिर एक शब्दोत्तर वाले मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं मानक परीक्षण, या फिर मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षण। तो ये सभी गलत है। सहयोगी प्रायोगिक कार्य यहाँ पर मूल्यांकन होना चाहिए। ओके, 16 क्वेश्चन आ गया हमारा। सतत और व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? इसका कहने का मतलब क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से, आंसर के माध्यम से हम समझेंगे। ऑप्शन है, अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। जब साथ साथ होता है तो ही हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। फिर भी आगे बढ़ेंगे। अंकों ग्रेड अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना, जहाँ पे वही तुलना मिले, ग्रेड मिले, उसे नेगेटिव मानते चलेंगे। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष के बाद एक पेपर पेंसिल लास्ट एग्जाम लिया जाए, नहीं, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। स्मरण करा जाए, नहीं, ये तो ये भी सब नेगेटिव है। तो हमारा आंसर यही सही है। ओके, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य, या फिर असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, या फिर आत्म पराजित। यहाँ सभी नेगेटिव ही देखेंगे कि सब असफल है। आत्मा यहाँ पर पराजित के नहीं, आत्मविश्वास होगा तभी तो हम जीत पाएंगे ना। ओके, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जहाँ पर आत्मविश्वास हो कि हम कर पाएंगे, हम कर लेंगे। नहीं, आगे देखेंगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समावेश कक्षा का नियम है? भेदभाव, या फिर मानकीकृत अनुदेशन, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, या फिर पृथक को मान के। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं जो होता है, जो हमारा देश है और बहुभाषी है और बहुभाषी हम स्वीकार करते हैं, उसी को व्यक्तिगत भिन्नताओं को भी स्वीकार करना चाहिए समावेशी शिक्षा या समावेशन में। ओके, एक बच्चा को आंशिक रूप से देखा जा सकता है कि उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या फिर उसे एक अलग स्थान में रखकर की उसके जरूरत के अनुसार देना चाहिए। नहीं, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए, या फिर बिना किसी विशेष प्रावधान लाने नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए, ताकि उसकी स्थितियों में
जूझने की क्षमता विकसित हो। नहीं, समावेशी प्रावधान का पालन करते हुए करने वाले नियमित स्कूल में उसे जाना चाहिए, ताकि वहाँ पर सभी प्रकार का शिक्षा मिले और बहुत प्यार से अच्छा से मिले। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन द्वारा भी दिया गया है। ओके, नहीं नहीं, ये 90 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 में है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता से सहायक होगी? तो सृजनात्मक किसे कहा जाए? बच्चे जो अपना कौशल किस तरह से विकास करते हैं, एक्टिविटी द्वारा नहीं, और खोज द्वारा, अन्वेषण को कहा जाता है खोज विधि, अन्वेषण द्वारा नहीं, इस तरह कल्पनाशील द्वारा, विचार मंथन द्वारा औपचारिक चिंतन होता है, उसको कहा जाता है कि सृजनात्मक सहायक बच्चा यहाँ होता है। यह कल्पनाशील उत्तर ये सही है। विचार मंथन पर बल देना चाहिए, अभिसारी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अपसारी होना चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। असहमति के प्रति सहनशीलता, ओके, ये भी सही है। तो हमारा 1 यहाँ पर एक गलत है, तो 1 2 4 यहाँ पर सही है, क्वेश्चन 4। ओके, एक रवैया चिंतन आत्मविमोह वाले छात्रों जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर नहीं जब दिया है तो हम नेगेटिव आंसर ढूंढना शुरू करेंगे। सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, या बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्यों में कार्य करने की अनुमति देना चाहिए, या फिर बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए। सामान्य से कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेनी चाहिए। तो ये सभी रॉन्ग है, कि ये नेगेटिव बोल रहा है कि उसको निर्देश देना चाहिए, नहीं, वातावरण उपयोग कार्य करने के लिए अनुमति देनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। और बच्चे विशिष्ट स्कूल में भेजा जाए, सभी सामान्य स्कूल में जैसे कि सभी बच्चे वहाँ पर होते हैं, उसको स्कूल में नहीं भेजने का बात कर रहा है, इसलिए सभी तीनों गलत हो जाएगा। और सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री होनी चाहिए। ओके, नहीं, सॉरी गाइस, यहाँ पर नहीं की बात हो रहा है। तो सबसे यहाँ पर जो नेगेटिव होता है, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन ये जो है बच्चों के विशिष्ट स्कूल में भेजना चाहिए, विशिष्ट स्कूल में होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है हमारे स्कूल में। ओके, तो हमारा इस यही सही हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन हमारा, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न करने के लिए क्या करना चाहिए? उससे प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न करने के लिए शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही है। हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, नेगेटिव है। कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, या फिर पर सजा देनी चाहिए, नेगेटिव है। हमारा इसको प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चे को। ओके, 23 आ गया। जिज्ञासा कथन और तर्क है, ये हमारा मतलब कि ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया हमारा। इस क्वेश्चन को भी देखेंगे अच्छे से और समझेंगे और बनाने की कोशिश भी करेंगे आप लोग। ओके, तो देखेंगे कथन क्या कह रहा है। विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करने, पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील करने होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह के कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए, सही है। और दूसरा क्या कर रहा है, कारण है कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, सही, ये भी सही है, और सही व्याख्या भी कर रही है। ओके, तो इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रही है ये की। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, और एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? तो एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित कार्यों को हम क्या कहेंगे? संकल्पित मानचित्र, या फिर स्मृति सहायक, ऐसी अग्रवर्ती आयोज्य, या फिर खंडन। एक विशेष विषय के ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का यहाँ पर हम क्या कहेंगे? संकल्पना मानचित्र कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा,
उस